हेलो बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर कर रहे थे और हमने डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर लिया था। पर वहाँ पर हमने सिंपल सवाल किए थे और हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन जो है वो मशीनरी अकाउंट में चार्ज किया था। तो बेटा इस मेथड को बोलते हैं व्हेन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर नॉट मेंटेन्ड। जो हमने ये काम किया, हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जिक्र भी नहीं करा, उसका डिस्कशन भी नहीं किया। यानी कि जो हम लास्ट क्लासेस में जो भी हम डेप्रिसिएशन के सवाल कर रहे थे उसका केस था व्हेन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर नॉट मेंटेन्ड। सर ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या भला है, ये क्या चीज़ आ गई यहाँ पर। वैसे ही डेप्रिसिएशन का चैप्टर थोड़ा टेढ़ा लग रहा था, अब आप इसको और कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हो। ये तो बड़ा ही मुश्किल चैप्टर है। तो नहीं बच्चों, ये चैप्टर मुश्किल नहीं है। एक बार जब आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट समझ जाएंगे और फिर आप दोनों मेथड में जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये चैप्टर ज़्यादा मुश्किल लगेगा। क्योंकि मेरा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कराने का जो पर्पज़ है, हालांकि बच्चों कई स्कूलों के अंदर ये डिलीट करा दिया जाता है, पर मुझे ये पता है कि जब मुझे आपको 12th के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट करानी है तो वहाँ पर ये मुझे कॉन्सेप्ट बड़ा काम आएगा। यह मैं आज आपको बेस बना दूंगा ताकि मुझे 12th में जब आपको मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कराऊंगा तो मुझे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के जो सवाल के रिलेटेड जो सवाल आते हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमने जो किया पहले वो देखते हैं, जो हमने आज तक पढ़ा फिर वो देखते हैं, और उस केस को कहते हैं व्हेन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर नॉट मेंटेन्ड। फिर हम करेंगे व्हेन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर मेंटेन। देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा वो था व्हेन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर नॉट मेंटेन। तो देखिए अभी तक जो पढ़ा हमने वो था व्हेन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन्ड। यानी कि अभी तक जो भी हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा वहाँ हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन नाम का वर्ड का नाम भी नहीं लिया। अब मैं आपको जब इसका नाम आ गया तो मैं इसका पूरा डिटेल में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको पिछली क्लास में जो मैंने डेप्रिसिएशन की करी कि नॉट मेंटेन का मतलब क्या होता है, फिर मेंटेन का मतलब क्या होगा ये समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपको इतना तो पता लग गया है कि डेप्रिसिएशन चार्ज जो मशीनरी पे लगता है या डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट जो चार्ज करते हैं वो एंड ऑफ द ईयर में करते हैं। हाँ सर, ये भी पता लग गया। तो आपको याद होगा कि हमने जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो हमने एंट्री क्या बनाई। सर हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर। जब हमने व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर करा तो हमने एंट्री बनाई। सर ये क्या करा रहे हो, तो हमने कर लिया, एंट्री बनाई थी। सर आपने तो एंट्री बनवाई थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। हाँ सर, आपने ये डेप्रिसिएशन की जो एंट्री बनवाई थी वो बनाई थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर जब आपने एसेट अकाउंट बनाया तो यहाँ आ गया टू बैंक, जब हमने एसेट खरीदी, और ये एंट्री आपकी यहाँ आ गई, इसकी पोस्टिंग यहाँ आ गई। ये देखिए इसकी पोस्टिंग यहाँ आ गई बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डॉट डॉट डॉट, और ये आपने निकाला बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हम इस तरह से कर रहे थे। अब ये देखिए जो हमने पहला मेथड किया जिसे हम बोलते हैं व्हेन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर नॉट मेंटेन्ड, जिसे मैंने कहा व्हेन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर नॉट मेंटेन, तो वहाँ जो डेप्रिसिएशन लगता है वो एसेट अकाउंट में लगता है। नहीं सर समझ में आया, दोबारा बताइए। आप ये देखिए, आपने बैंक करा, आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ लगाया, हाँ, फिर अगले साल फिर आपने क्या किया, आपने बाय बैलेंस BD लिखी, ये वाला बैलेंस आपका यहाँ आ गया। फिर आपने अगेन डेप्रिसिएशन लगाया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये आपका आ गया बैलेंस CD, ये आ गया आपका बैलेंस CD। इस
इस तरीके से आप करते चले जा रहे थे, इस तरीके से आप करते चले जा रहे थे। तो ये देखिए आपका पहला डेप्रिसिएशन कहाँ लगा, यहाँ लगा। दूसरा डेप्रिसिएशन क्या लगा, यहाँ लगा। तो देखिए आप जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो एसेट अकाउंट में चार्ज कर रहे हो, आप जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो एसेट अकाउंट में चार्ज कर रहे हो। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ आपको समझानी है, वो पर अभी समझ नहीं आएगी कि किसके इस पर्पस के लिए मैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करता हूँ। अभी आप ये समझिए कि बताओ पहले मेथड में मैंने मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगाया या नहीं लगाया। हाँ सर, हमने पहले मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगाया कि मैंने जनरल एंट्री बनाई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब मैं इसका सेकंड मेथड लेके आ रहा हूँ, और जब मैं आपको सेकंड मेथड समझा दूंगा तो मैं उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस मेथड की क्या सिग्निफिकेंस थी, इस मेथड की क्या सिग्निफिकेंस थी कि जो हम ये मेथड अपने अकाउंट्स में लेकर आए। बेटा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो अकाउंट्स बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होने चाहिए। तो अब देखिए, अब मैं कहता हूँ, अब मेरी स्टेटमेंट होती है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर मेंटेन्ड, कि जब मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करता हूँ तो मेरा कैसे ट्रीटमेंट होता है अकाउंट्स के अंदर, वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो आप ये देखिए, मैं आपको यहाँ कंपैरिजन करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपका कंपैरिजन करूँगा कि कैसे होता है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए मैंने कंपैरिजन करना है पहले और फर्स्ट और सेकंड मेथड में। मैं इसको पेज को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ जो हमारा ओल्ड पहला मेथड था, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर नॉट मेंटेन्ड। और दूसरा मेथड कर रहा हूं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर मेंटेन्ड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर मेंटेन्ड। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझा दूंगा। तो आप ये देखिए, जब आप फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाते हैं, व्हेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर नॉट मेंटेन्ड, जब आप फर्स्ट मेथड में जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो आप डेप्रिसिएशन कहाँ करते हैं, क्या करते हो, एट द एंड ऑफ द ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो और आप उसकी एंट्री बनाते हो। सर मैं इसकी एंट्री बनाता हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। हाँ बेटा, देखिए बच्चों, ये एंट्री बनाते हो, हाँ सर ये एंट्री बनाता हूँ। और फिर मैं क्या करता हूँ, इस एंट्री को जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, सर मैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो दूसरी एंट्री करता हूँ मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आपने इसका लेजर भी बनाया। लेजर जब आपने बनाया तो लेजर में देखा आपने, जब आपने एसेट अकाउंट बनाया, तो अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले जिक्र करा कि आपने ये कहाँ लिखा, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये यहाँ चलता गया। अब देखिए, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में ना जाकर एक हम नया अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में ना डालकर इसके लिए एक अलग अकाउंट खोलते हैं, एक अलग कमरा खोलते हैं, एक अलग लेजर खोलते हैं। दैट लेजर इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखिए मैं करके बताता हूँ। देखिए बच्चों, जो हम पुराने मेथड में कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर नॉट मेंटेन, तो हमने एंट्री करी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, फिर करी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेप्रिसिएशन, और हमने एसेट अकाउंट बनाया। एसेट अकाउंट में हमने लिखा बाय डेप्रिसिएशन। बट जब हम बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो जो डेप्रिसिएशन है
जो डेप्रिसिएशन है बेटा वो एसेट अकाउंट में ना जाकर, जो डेप्रिसिएशन है वो एसेट अकाउंट में ना जाकर एक अलग अकाउंट में जाएगा। दैट अकाउंट इज कॉल्ड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, यहाँ आपकी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और दूसरी एंट्री आपकी सेम रहेगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप देखिए, अब आप इसकी लेजर में पोस्टिंग करिए। जब आप लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो अब यहाँ पर आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एसेट अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपको यहाँ पर दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक अकाउंट तो बनाना है एसेट अकाउंट और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो जब आपने मशीनरी खरीदी तो आपने करा टू बैंक M1, यहाँ आ गया बेटा। और देखिए ये एंट्री देखिए, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है सर? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1। देखिए ये आ गया, ये आपकी पोस्टिंग हुई। देखिए डिफरेंस क्या है कि जब आपने पहला मेथड लिया, तो आपने जो डेप्रिसिएशन लगाया था वो एसेट अकाउंट में लगाया था। बट इस मेथड में जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इस मेथड में डेप्रिसिएशन हम एसेट अकाउंट में लगाकर एक अलग अकाउंट में लगाते हैं, डेट इज कॉल्ड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यही डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस हमने क्यों बनाया अभी मैं आपको एक सवाल की हेल्प से समझाता हूँ। तो आप अपनी बुक ओपन करिए, और आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 ऑन पेज नंबर 14.11 पे मैं आपको कराने जा रहा हूँ। 14.11 पर आपको दोनों तरीके से कराऊंगा। 14.11 के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आप ये देखिए, आपने इलस्ट्रेशन नंबर 4 14.11 पे करना है। आप ये देखिए, आप ये देखिए बच्चों, आपका ग्रेवाल साहब का एग्जाम्पल नंबर है 4, ग्रेवाल साहब का एग्जाम्पल नंबर है 4 और पेज नंबर है मेरा 14.11। मेरा एग्जाम्पल नंबर है 4 14.11। आप ये देखिए, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल पेज नंबर है 14.11 और एग्जाम्पल नंबर है 4। मैंने ये दोनों मेथड से करना है। इस सवाल को मुझे दोनों मेथड से करना है। व्हेन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर नॉट मेंटेन्ड, व्हेन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर नॉट मेंटेन्ड, और दूसरा करना है व्हेन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर मेंटेन्ड। देखिए मैं एक बार अपनी टाइमलाइन बना लेता हूँ। मैंने एक बार अपनी टाइमलाइन बनाई। ये देखिए मैं दोनों मेथड में एक बार अपनी टाइमलाइन बना लेता हूँ। मैंने एक बार टाइमलाइन बनाई तो देखिए मैंने एक मशीनरी परचेज़ करी अक्टूबर 16 में, यानी कि मेरा फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ 1/4/16, 31/3/17, 31/3/18 और 31/3/19। टाइमलाइन दोनों के लिए सेम रहेगी। आप ये देखिए, अक्टूबर 2016 में मैंने M1 ले लिया 1 लाख। बेटा GST का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि GST तो GST अकाउंट में चला जाता है। आपकी जो मशीनरी की जो कॉस्ट वैल्यू है वो लेके चलोगे। मशीनरी आपने परचेज़ करी 1 लाख की, वो आपने M1 ली 1 अक्टूबर 16। M1 1 अक्टूबर 16 को आपने 1 लाख रुपए की M1 ले ली। उसके बाद देखिए अनदर मशीन बाद परचेज 60,000 प्लस IGST को मैं इग्नोर कर दूंगा, और इसकी पेमेंट दी बाई चेक ऑन 1 अप्रैल 2018। मैंने 1 अप्रैल 2018 को मैंने 60,000, 1 अप्रैल 2018 कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। 1 अप्रैल को मैंने M2 ले ली 1/4/18। कितने की ले ली मैंने? 60,000 की ले ली। और अभी मैंने कोई भी मशीन बेची नहीं है और स्ट्रेट लाइन मेथड मुझे लगाना है। तो अब आप ये देखिए मेरा पूरा सवाल उतर गया, और अब मैं दोनों तरीक़ों से इसके लेजर को बनाऊंगा, और फिर लेजर बनाने के बाद आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और हमारा बेसिक पर्पस सेकंड मेथड को समझाने का क्या था ये भी समझाऊंगा। तो आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाया, ये देखिए मैंने यहाँ मशीनरी अकाउंट बनाया, ये बना लिया मैंने। तो पहले मैं पुराने मेथड चल रहा हूँ। मैंने लिखा 1/4/16 टू बैंक M1 1 लाख रुपए।
टू बैंक 1 लाख रुपए और 31/3/17 को मैं सॉरी ये बेटा हमने मशीन कब खरीदी थी, ये खरीदी थी 1/10/16 को। यहाँ आ गया 31/3/17 बाय डेप्रिसिएशन M1। अब आप देखिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे। यहाँ देखिए आप निकाल लीजिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है। आपकी मशीन कितने थी सर, 1 लाख की थी। स्क्रैप वैल्यू कोई दी नहीं रखी और इसकी जो लाइफ थी वो 10 ईयर थी, क्योंकि अगर आपकी एसेट 10% के हिसाब से अंडर SLM में रिड्यूस हो रही है, अगर आपकी एसेट 10% से SLM में रिड्यूस हो रही है तो 10 साल बाद वो एसेट ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब जो आपका डेप्रिसिएशन आया वो कितना आया, 10,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन आ गया। पर ये डेप्रिसिएशन पूरे साल का था। यहाँ जो आपने मशीन ली वो 1/10 की ली, तो यहाँ जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितने का लगेगा, 6 महीने का लगेगा, 5,000। 6 महीने का लगेगा 5,000। तो ये आपका 31/3/17 को आपका बैलेंस CD आ गया 95,000। देखिए फर्स्ट ईयर की बुक्स आपकी कंप्लीट हो गई, 1 लाख। अब इसी सवाल को मैं करता हूं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर मेंटेन। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर मेंटेन, मैं इसे रब कर देता हूं बेटा, अब तो आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने यहां लिखा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर मेंटेन्ड। और यहां पर मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले समझाया, यहां पर मैं 2 अकाउंट बनाऊंगा। एक बनाऊंगा मैं एसेट अकाउंट, एक काम करता हूं यहां पर मैं बनाता हूं एसेट अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए अब आप ये देखिए, अब इस मेथड में क्या करना है आपने, और आपको दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसका नाम है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, आपको दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप ये देखिए, आप यहाँ लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, और ये आपका आ गया अमाउंट। देखिए वही सवाल है, आपने क्या करना है। अब जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला 5,000, आप पहले एसेट अकाउंट में करिए 1/10/16। टू बैंक M1 आपने ली 1 लाख रुपए की, आपने ली 1 लाख रुपए की। अब जो डेप्रिसिएशन हम यहाँ नहीं लगाएंगे, हम जो डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में लगाते थे, ये डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में ना लगा के अब हम लगाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या आ गया, 31/3/17 बाय डेप्रिसिएशन M1 पे आपको पता है ये 5,000 रुपये लग चुकी है, ये 5,000 रुपये लग चुका है, मैंने यहाँ लगा दिया। अब मैं उन अकाउंट को क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा 31/3/17 मैंने यहाँ लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख। देखिए फर्स्ट ईयर की बुक्स मेरी यहाँ बंद हो गई, और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मेरा यहाँ आंसर आएगा यहाँ पर 31/3/17 टू बैलेंस कैरिड डाउन 5,000 रुपये। देखिए ये मेरा अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट ईयर में जाऊँगा, मेरा नेक्स्ट ईयर का ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा 1/4/17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 का मेरा आ गया, M1 का आ गया 1 लाख, M1 का आ गया 1 लाख। और ये देखिए ये डेप्रिसिएशन मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा 1/4/17 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 5,000। अब आप ये देखिए, फिर मैं यहाँ से चल रहा हूँ टुकुर टुकुर, इसके बीच में मैं यहाँ पहुँच गया। अब उसके बाद सीधा मैंने
31/3/18 को सीधा पहुंच गया। यहाँ मैं क्या लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। अब वो डेप्रिसिएशन यहाँ ना लग के वो लगेगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो मैंने यहाँ लगाया 31/3/18 बाय डेप्रिसिएशन M1 जो कि था आपका 10,000 रुपये, जो कि आपका था 10,000 रुपये। तो अब आप ये देखिए, ये जो आपका बैलेंस शीट आ गया वो 31/3/18 को कितना आ गया, 31/3/18 को आपका ये बैलेंस शीट आ गया M1 का, डेट इज़ 15,000 रुपये, डेट इज़ 15,000 रुपये। और यहाँ आपका 31/3/18 का आपका बैलेंस आ गया बाई बैलेंस CD M1 1,00,000 रुपये। अब आपको मैं आप दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि क्या था। अब आप ये देखिए, आप इस तरीके से देखिए, आप यहाँ देखिए बेटा, यहाँ सेकंड ईयर की बुक्स बना रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा 1/4/17 2BD 95,000 और 31/3/18 को मैंने यहाँ डेप्रिसिएशन लगाया 10,000 रुपये और यहाँ मेरा ये CD आ गया 85,000 रुपीज़। तो देखिए ये मेरी फर्स्ट ईयर की बुक्स, सेकंड ईयर की बुक्स भी कंप्लीट हो गई। आपको इतने से ही बेटा समझ में आ जाएगा। और 1/4/18 को आपका बैलेंस BD बन गया 85,000 M1 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 M1। अब देखिए, अब मैं आपको मेन डिफरेंस समझाता हूँ, क्योंकि अब दोनों मेथड मेरे बोर्ड पे बहुत क्लियर आ रहे हैं। अब आप ये देखिए, बच्चों, आपकी ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ कहलाती है सर कॉस्ट। ये क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है ये। हाँ सर। और आपको वेरी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब 1 महीना क्लास दी थी तो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, द वर्ड इज़ द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, डेट इज कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। आप यहाँ देखिए, इस मशीनरी में जब आपने डेप्रिसिएशन लगाया तो ये आपकी क्या आ गई, बुक वैल्यू आ गई। ये आपकी क्या आ गई, बुक वैल्यू आ गई। मतलब इस दिन इसकी बुक वैल्यू कितनी है, यानी कि 1/4/17 को ये क्या आ गया, ये बुक वैल्यू है। ये कॉस्ट नहीं है, ये बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अब बेटा हम रेगुलर चलाते जा रहे हैं। अब हमें यही नहीं पता कि हमारी इस मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी। अगर मुझे मशीनरी की कॉस्ट देखनी है तो मुझे पिछले 10 साल की किताबें खोलनी पड़ेंगी। और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे क्लियर पिक्चर पता लगे कि मेरी मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी और इस मशीन पे मैं आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा चुका था। मैं इस मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगा चुका था, तो वो मुझे पता करने के लिए अगर मैं वो चाहता हूँ कि मुझे ये पता रहे, देखिए जैसे कि इस मेथड में है हमारी यहाँ 85,000 आ गई, मुझे ये नहीं पता कि मेरी ये मशीन एक्चुअल में कितने की खरीदी थी, मुझे ये नहीं पता। तो अगर मुझे एक्चुअल पता करना है तो मुझे 2016 की बुक्स में रिवर्ट करना पड़ेगा, रिवाइंड करनी पड़ेगी अपनी फिल्म को कि 1/4/16 को मैंने ये मशीन एक्चुअल में 1,00,000 रुपए की ली थी। मुझे जैसे पिक्चर में बैकग्राउंड चलता है, मुझे रिवाइंड करना पड़ेगा अपनी सारी मेमोरी को कि मैंने ये कितने की ली थी, क्योंकि मुझे इस मेथड के अंदर जहाँ मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करता हूँ, तो वहाँ मुझे जो वैल्यू मिलती है हर साल में वो मिलती है बुक वैल्यू। वो क्या मिलती है, वो बुक वैल्यू मिलती है। वहाँ मुझे कॉस्ट पता नहीं लगती है। और बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए यहाँ पर आपने कॉस्ट, यहाँ डेप्रिसिएशन करा, ये वैल्यू आ गई, फिर आ गई ये बुक वैल्यू से फिर डेप्रिसिएशन किया, ये क्या आ गई, बुक वैल्यू। ये मेरी क्या है, बुक वैल्यू। कि आज के दिन मेरी बुक वैल्यू 85 है। अब आप इस मेथड में आइए, जहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं किया गया, जहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन किया गया, तो यहाँ देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितना क्लियर कट मामला है। मेरे को ये पता लग गया कि जो ये मैंने मशीनरी M1 ली थी वो कितने की थी, 1,00,000 रुपए की। वो मशीनरी थी मेरी 1,00,000 रुपए की। और आज तक टिल डेट यानी कि अगर मैं ये बात बोलूँ कि 1/4/18 को बाय बैलेंस BD M1, मैं एक बार इसको करके दोबारा बताता हूँ, मैं दोबारा से इंटरप्रिटेशन बताऊँगा। अगर मैं देखिए इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी आ गई। आपको इस मेथड में आपको कॉस्ट नहीं पता लग रही, बट इस मेथड में आपको कॉस्ट भी अलग से दिखेगी, डेप्रिसिएशन भी अलग से दिखेगा और आप इजीली बुक वैल्यू निकाल सकते हो। सर कैसे, आप ये देखिए, हमने 2 अकाउंट मेंटेन करे,
हाँ सर मैंने 2 अकाउंट मेंटेन करे। अब आप ये देखिए, आपको अगर मैं 1/4/18 का स्टेटस पूछूं, 1/4/18 का स्टेटस पूछूं तो M1 की वैल्यू कितनी थी सर? 1 लाख। M1 की वैल्यू 1 था और इसमें मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये जब भी मैंने खरीदी, चाहे मैंने 10 साल पहले खरीदी, 4 साल पहले खरीदी, मुझे यहाँ कॉस्ट पता लगेगी। जब भी मैंने मशीन खरीदी थी, जब भी मैंने ये मशीन खरीदी थी तो ये 1 लाख रुपए खरीदी थी, ये मेरी थी ओरिजिनल कॉस्ट, ये मेरी परचेज कॉस्ट थी, ये मेरी क्या थी? ओरिजिनल कॉस्ट। मुझे पता लग गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आज तक इस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था, इस डेप्रिसिएशन, इस मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था। तो देखिए मुझे यहाँ पता लग गया कि M1 पर आज तक 15,000 डेप्रिसिएशन, आई थिंक बोर्ड पे नहीं आ रहा बेटा, 15,000 रुपये मेरे डेप्रिसिएशन लग चुका था। ये देखिए आ रहा है बोर्ड पे बेटा। तो ये आपको ये बता रहा है, ये चीज़ देखिए, आपको ये चीज़ बता रही है कि इस मशीन पर 1,15,000 डेप्रिसिएशन लग चुका था और ये मशीन मेरी 1 लाख की थी। ये मशीन मेरी 1 लाख की थी और इस पर मेरे को 15,000 डेप्रिसिएशन लग चुका था। इसका मतलब अगर मैं बुक वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे बुक वैल्यू भी आराम से पता लग जाएगी। डेट इज़ 1 लाख माइनस 15,000, डेट इज़ 85,000। आप यहाँ देखिए, आपकी यहाँ पर बुक वैल्यू कितनी थी? 85,000 थी। यहाँ पर भी बुक वैल्यू 85 थी और यहाँ पर भी वैल्यू, अगर आप बुक वैल्यू निकालते हो, आप यहाँ पे अगर बुक वैल्यू निकालते हो तो कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख और इस पे आज तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था? 15,000। तो देखिए आपको यहाँ पर भी बुक वैल्यू पता लग जाएगी 85,000। अब इसका डिफरेंस ये था कि यहाँ वाले जो मेथड में, इस वाले मेथड के अंदर जो हमने मशीनरी लगाई, इस वाले मेथड के अंदर हमें इसकी कॉस्ट नहीं पता लगती, कॉस्ट हम भूल जाते हैं। बट इस मेथड में आपको कॉस्ट के साथ साथ आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू पता लग जाएगी कि किस मशीन पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है और उसमें से अगर आप उसको माइनस कर देंगे तो मेरी बुक वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब आपको बच्चों दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि यहाँ पर हम ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड आउट नहीं कर पाते, पर यहाँ पर हम ओरिजिनल कॉस्ट ईजिली देख पाते हैं। तो बच्चों ये आप कॉपी करिए, उसके बाद मैं आगे कराता हूँ, आप इसे कॉपी करिए। आई थिंक बच्चों ये आपने कॉपी कर लिया होगा। तो ये देखिए अब मैं इसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है। तो ये देखिए मैंने यहाँ लिखा, या मैं दोबारा बना लेता हूँ, यहाँ मैंने फिर देखिए मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मेरा क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था? मेरा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया था। तो यहाँ देखिए मैं दोबारा से इसको यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ कि मेरा बैलेंस कितना आया। यहाँ देखिए अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मेरा बैलेंस आगे कैसे जाएगा। मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया, मशीनरी अकाउंट, और मेरा ये बैलेंस आया। इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये मेरा बैलेंस आया 1/4/18 को। टू बैलेंस BD M1 ये मेरा आया था 85,000। और यहाँ जब मैंने मेथड किया था तो मेरा एक मशीनरी अकाउंट बना, और दूसरा अकाउंट कौन सा बना? दूसरा अकाउंट मेरा बना प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मेरा दूसरा अकाउंट बना प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये देखिए ये मैंने बना दिया। यहाँ देखिए ये मेरा बैलेंस कितना आ गया, और यहाँ मेरा बैलेंस आया, यहाँ मेरा आ गया 1/4/18 बाई बैलेंस BD M1 आया था ये 15,000। आई थिंक हमारा यहाँ पर था। हाँ सर, अब आप ये देखिए अपनी टाइम लाइन देखिए, M2 मैंने और ख़रीद ली। यहाँ पर मैंने 1/4/18 को मेरा बैलेंस आया था 1/4/18
टू बैलेंस BD M1 1,00,000 रुपये। अब देखिए आपने फिर M2 खरीद ली, 1,418 को आपने एक M2 खरीद ली, अनदर मशीन खरीदी, तो मैंने 1,418 को टू बैंक M2 ले ली मैंने 60,000 रुपये की। मैंने M2 ले ली 60,000 रुपये की। आप ये देखिए मैंने M2 ले ली 60,000 रुपये की। अब आप ये देखिए फिर आप यहाँ पहुँच गए, टुकुर टुकुर करते यहाँ पहुँच गए, टुकुर टुकुर करते यहाँ पहुँच गए। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ अब आपको फिर दोबारा डेप्रिसिएशन लगाना है, पर डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में लगा के कहाँ लगाओगे? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आप 31/3/19 को बाय डेप्रिसिएशन लगाओगे। किस पे लगाओगे? M1 और M2 पे। M1 और M2 पे, M1 पे डेप्रिसिएशन लगाना था आपको 10,000 रुपये, M1 पे डेप्रिसिएशन लगाना था 10,000 रुपये, और M2 पे आपका डेप्रिसिएशन आएगा 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। अब आप यहाँ CD निकालिए, 31/3/19 यहाँ पर आ गया आपका टू बैलेंस CD M1 M2। तो ये देखिए अभी तक M1 पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था? 25,000, और M2 पे लग चुका था 6,000। तो देखिए आपको इससे ये पता लग जाएगा, आप ये देखिए, अब आपका इससे ये पता लग जाएगा कि 31/3/19 तक, 31/3, अब देखो मैं इसकी सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी? 31/3/19 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन M1 M2 1,00,000 और 60,000। तो ये देखिए ये आपका 1,60,000, 1,60,000 आ गई, और 1/4/19 को आपकी वैल्यू कितनी आई? बैलेंस BD M1 M2 1,00,000 और 60,000। और यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ आपकी वैल्यू आएगी 1/4/19 को बाय बैलेंस BD M1 M2, ये आ गया आपका 25,000, और दूसरा आ गया 6,000। आई थिंक बच्चों ये वैल्यू आ रही है। अब आप ये देखिए बच्चों, अब आप ये देखिए यहाँ पर आपको 31/3/19 को यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाइए बाय डेप्रिसिएशन। यहाँ पर 1/4/18 को आपने मशीन ले ली, टू बैंक M2 60,000 रुपये, और यहाँ पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया M1 पे 10,000 रुपये, और बाय डेप्रिसिएशन लगाया M2 पे 6,000 रुपये। अब आप यहाँ देखिए, आप अपना बैलेंसिंग फिगर निकालिए, 31/3/19 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन M1 M2, ये आपका आ गया 75,000 रुपीज़, और ये आ गया आपका 54,000। तो देखिए ये आपका आ गया 1,45,000, 1,45,000। अब आ जाइए 1/4/19 टू बैलेंस BD M1 M2, ये आ गया आपका 75,000, ये आ गया आपका 54,000। अब देखिए मैं फिर दोबारा कंपैरिजन करता हूँ। अब आप ये देखिए बच्चों, ये देखिए आपकी 1/4/19 को वैल्यू कितनी रह गई थी? ये है बुक वैल्यू। ये क्या है? ये बुक वैल्यू है कि सर ये बुक वैल्यू मेरी मशीन जो बची वो 75,000 की M1 बची और 54,000 की M2 बची, पर मुझे ये नहीं पता लग रहा है, अगर मैं पीछे अकाउंट को नहीं जाता हूँ तो मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि एक्चुअल में ये मशीन मैंने कितने की खरीदी थी, एक्चुअल में ये मशीन मैंने कितने खरीदी थी। पर जब मैं इस मेथड को देखता हूँ, जब मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को देखता हूँ, तो मुझे यहाँ बिल्कुल ईजिली पता लग जाता है, मुझे बिल्कुल ईजिली पता लग जाता है कि ये मशीन मैंने कितने खरीदी थी, और इस मशीन पर आज तक कितना कितना डेप्रिसिएशन सेपरेटली लग चुका था। जैसे देखिए मेरी ये मशीन जो थी वो M1 1,00,000 की खरीदी थी, 1,00,000 की खरीदी थी, और इस मशीन के ऊपर आज तक, इस मशीन पे ये देखिए, इस मशीन पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था? 25,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग चुका था, 25,000 डेप्रिसिएशन लग चुका था। तो इसका मतलब अगर मैं 1,00,000 में से 25,000 माइनस कर दूं तो मेरी कॉस्ट में से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस करता हूं तो मेरी बुक वैल्यू आ जाती है। तो देखिए ये आपकी बुक वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर ये एक बुक वैल्यू आ गई। तो देखिए ये मेथड में ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसलिए है कि आपको यहाँ पर मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट पता लग जाती है, यहाँ पर मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट पता लग जाती है, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता लग जाता है कि इस मशीन पे आज तक मैंने कितना डेप्रिसिएशन लगाया चुका था।
अब आप दूसरा देखिए, आपने दूसरी मशीनरी ली M2 60,000 रुपये की, आपने दूसरी मशीनरी ली M2 60,000 रुपये की, और 60,000 पे अभी तक आपका 6,000 डेप्रिसिएशन लग चुका था। यानी कि आपकी जो बुक वैल्यू है वो 54,000 है। बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों, बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। आप ये देखिए, अगर मैं 60 में से 6 माइनस करता हूँ, ये वाला 6 जितना डेप्रिसिएशन लग चुका था, जितना डेप्रिसिएशन लग चुका था, डेट इज 6,000 लग चुका था, तो नाउ आवर लेटेस्ट बुक वैल्यू इज़ 54। देखिए आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता, बस प्रेजेंटेशन करने का तरीका है। तो बेटा आपकी क्लास में आज यहीं ख़त्म कर देता हूँ। आज आपको मैंने प्रोविज़न समझा दिया, अब मैं आपको प्रोविज़न के ऊपर आपसे सवाल कराऊंगा। थैंक यू बेटा।